हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं। ये एक न्यू पैटर्न का वीडियो है जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, मेनली जो है IBPS PO का एग्जाम एंड SSC CGL का एग्जाम, ये दो पर्टिकुलर एग्जाम में जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 2-3 साल में, वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन लेके मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन से स्पेशली वो सब क्वेश्चन को कैसे आप टैकल कर सकते हैं स्मार्टली, वही डिस्कशन ये सीरीज में हम लेके आएंगे आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे बोला जा रहा है 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी। बस इतना पढ़ के आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करना चाहिए कि ए का 25% सैलरी 50% ऑफ बी का सैलरी का बराबर है। मतलब ए को 25 से 100 होने में कितना गुना करना पड़ेगा। ए को ए और बी में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ए को 25 से 100 होने में 4 गुना करना पड़ेगा और बी को 50 से 100 बनाने में 2 गुना करना पड़ेगा। तो बेसिकली ए और बी का जो सैलरी का रेशियो है वो क्या रह जाएगा, फिर वो रह जाएगा 2:1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे और एक चीज हम कर लेते हैं जो आपको आगे चलते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। 2:1 है तो क्या मैं इसको 200 और 100 मान सकता हूँ क्या, कि सैलरी ए का 200 है और बी का 100 है, क्या ये मान सकता हूँ मैं? जरूर मान सकता हूँ। चलिए आगे बोल रहा है कि मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी। क्या बोल रहा है, मंथली सैलरी ऑफ बी वो है कितना, हम देख चुके हैं बी का सैलरी कितना है 100। वो बोला जा रहा है कि 40% है मंथली सैलरी ऑफ सी का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40% इज इक्विवेलेंट टू 100, यही बोलना चाह रहा है। तो अगर 40% 100 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20% 50 होगा, हाफ। और अगर 20% 50 है तो 100% कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है 250 होगा। तो ये 250 क्या निकल के आया, सी का मंथली सैलरी निकल के आया। देखिए स्टेप वाइज समझिए। पहले बोला गया था 25% सैलरी ए का और बी का 50% सैलरी इक्वल होता है। मतलब ए को 25 से 100 होने में 4 गुना करना पड़ता है, बी को 50 से 100 होने में 2 गुना करना पड़ता है। तो उसी से हमने निकाल लिया कि रेशियो, सैलरी का रेशियो कैसा है, 2:1 है। 2:1 से मैंने क्या मान लिया कि ए का सैलरी अगर 200 है, बी का सैलरी फिर 100 होगा। फिर आगे चलते हुए डिडक्ट करते हुए क्वेश्चन में हम देखें कि बोला जा रहा है कि ये जो 100 है, बी का जो सैलरी बोल रहा है, ये बस 40% है सी का सैलरी का। तो अगर 100% 40%, 100 40 के बराबर है, 40% के बराबर है, तो वहां से मैंने 100% निकाल लिया जो कि निकल के आया 250। तो 250 क्या हो गया, सैलरी ऑफ सी। अब आपसे बोला जा रहा है कि एनुअल सैलरी ऑफ सी इज 192,000। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है जो एक्चुअल में है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे 200, 100, 250 करके निकाला, ये तो मैंने रेशियो मेथड से निकाला। जरूरी नहीं कि 250 ही हो सी का सैलरी, लेकिन जो भी होगा सी का सैलरी वो 250 का मल्टीपल होगा। बस मैं इतना बोल सकता हूँ। तो अगर मैं इतना बोल सकता हूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 250 ये बराबर है 192,000 का। लेकिन देखिए यहां पे अगर ये आप करेंगे एक मिस्टेक हो जाएगा। आपको यहां पे जो 192,000 दिया है ये एक एनुअल सैलरी दिया गया है सी का, लेकिन सी का जो 250 में बोल रहा हूं ये मंथली सैलरी है। तो मंथली सैलरी है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 250 को 12 से गुना भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां से 0 से 0 कटिए। तो आप देखेंगे अगर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके अगर आप देखेंगे तो एक का वैल्यू आएगा
ये 12 से 1920 काट कूट के अल्टीमेटली एक 1 का वैल्यू आएगा 1600 बाई 25। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ ए। अच्छा, मंथली सैलरी ऑफ ए हमने कितना माना था, 200 माना था। तो बेसिकली आपसे 200 का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही कुछ, ये काट कूट के कितना आ जाएगा आंसर 12800। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर IBPS PO के कोई एक शिप में पूछा गया था। आसान था, आप कर सकते थे, बस आपको बेसिक्स क्लियर रखना पड़ता। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने यहां पे उठाया है। रीजनिंग का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ये पेपर में आया तो है IBPS क्लर्क का, लास्ट ईयर IBPS क्लर्क में पूछा था ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता होगा। और जो सीरियस एस्पिरेंट है उन लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का रिपीटेशन का रेट कितना है। तो जो लोग न्यू आए हैं, न्यू प्रिपरेशन शुरू किए हैं, उनको अगर ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको एक अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड प्रमोशन व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपसे एक वर्ड दे दिया गया है ABXYE, और फिर ये जो प्रमोशन वर्ड है, ये प्रमोशन वर्ड को हटा दीजिए। मान लीजिए ये वर्ड आपको दिया गया है और क्वेश्चन का लैंग्वेज यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आप लोगों को पता होगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में A एंड B के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं रहता है। तो आप देखिए जो आपका जो वर्ड है प्रोवाइडेड, उसमें भी A और B के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है। तो आपको ये A और B को एक पेयर मानते हुए चलना है इस क्वेश्चन में। मतलब ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर A और D के बीच में 2 लेटर आ रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो प्रोवाइडेड क्वेश्चन है उसमें भी A और D के बीच में 2 ही लेटर आ रहे हैं क्या। अगर 2 लेटर आ रहे हैं तो वही एक पेयर कहलाएगा आपके क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में A और B एक पेयर है। फिर अगर मैं चलते जाऊं इस पैटर्न में, A B के बाद B, अगर हम मनी मन गिन रहे A B के बाद C D E, E बोल रहा हूं, E मिल रहा है, तो A से E भी एक पेयर है। तो ऐसे करके इस वर्ड में मुझे 2 पेयर मिल गए। कैसे, यहां पे देखिए क्वेश्चन में ब्रैकेट में मेंशन है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तरीके से मुझे 2 पेयर मिल गए। अब मुझे बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड जाना मतलब कुछ नहीं, आप E से शुरू करेंगे और फिर अल्फाबेटिकल सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब E के बाद F G H I, अब जो बोल रहे हो वो नहीं मिल रहा है तो ये एक पेयर नहीं फॉर्म करेगा। Y के बाद Z, फिर स्टार्टिंग Z में खत्म हुआ, फिर शुरू A से होगा, लेकिन A से शुरू होने से भी मुझे A नहीं मिल रहा है, B मिल रहा है, तो वो आंसर, वो पेयर नहीं कहलाएगा। अच्छा, X के बाद Y Z, जो बोल रहा हूं वो नहीं मिल रहा है। B के बाद C, जो बोल रहा हूं वो नहीं मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में कितने ऐसे पेयर हैं सर, 2 है। कोई दिक्कत नहीं। तो सेम पैटर्न को समझते हुए अगर हम देखेंगे प्रमोशन में, प्रमोशन यही वर्ड दिया गया था आपको। मैंने बस यही बोला कि आप अल्फाबेटिकली बस लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ेंगे, जो आप बोलेंगे वो मिल जाएगा, तो आपका एक पेयर कहलाएगा। ठीक है, पी से शुरू करते हैं। P Q R S T U V W X, नहीं मिल रहा है कुछ। R के बाद S T W, नहीं मिलेगा कुछ, देख के ही लग रहा है। O के बाद P Q R S, नहीं मिलने वाला है। M के बाद N O P Q R, नहीं मिलने वाला है। O के बाद P Q R S, नहीं मिलेगा। T U V W, नहीं मिलेगा। I के बाद J, नहीं मिलेगा। O के बाद P, नहीं मिलेगा। तो फॉरवर्ड तरीके से आपको एक भी पेयर नहीं मिला। आप इसको आपको बैकवर्ड भी देखना है।
बैकवर्ड से शुरू करेंगे तो पहले एन के बाद अल्फाबेटिकली क्या आता है, ओ। सो एन से ओ पहला आपका पेयर मिल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओ के बाद कंटिन्यू करेंगे, आप उसी, अगर एक पेयर मिल गया है आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। एम एन ओ पी क्यू आर एस ई यू वी नहीं हुआ। ओ से शुरू करेंगे, पी क्यू आर एस टी, देख के लग रहा है कि नहीं होगा। अब टी और आई को भी सेम तरीके से चेक कर लीजिएगा, मुझे यहां पे दिख रहा है कि ओ से एक पेयर बन सकता है। देखिए कैसे, ओ पी क्यू आर, इस ओ से आर एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप एम से शुरू करेंगे, एम से शुरू करने के बाद एम एन ओ पी, एम से पी भी एक पेयर बन रहा है। तो कुल मिला के बैकवर्ड में आपको कितना पेयर मिल गया, 3, और इस क्वेश्चन का आंसर 3 निकल करके आप निकल जाएंगे। इस क्वेश्चन का बेसिक अगर आपको पता है और अच्छा खासा क्वेश्चन है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न में आप एग्जाम से पहले सॉल्व कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी करके 1 मार्क्स आपके एग्जाम में सिक्योर कर सकते हो। और ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, मतलब कुछ नहीं देखना है, बस यही चीज करना है, लेकिन कितना फास्ट कोई कर सकता है वही बस मैटर करता है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके बाद। अच्छा, बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में, अच्छा पहले तो ये सुन लीजिए कहाँ पे आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के पेपर में लास्ट ईयर, है ना। तो पूछा, बोला गया है, बोल रहा है द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25% एंड देन इट इज डिक्रीज, देन दिस डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%. If his increased salary at the end of the day, at the end of all this is 6525, then the difference between his initial and final salary क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। The salary of a person is decreased by 25% and then the decreased salary is increased by 20%. तो क्या क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, अगर मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन को 100 से, मतलब 100 अगर ओरिजिनल सैलरी हुआ करता है तो आपको क्या करना है, द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25%, मतलब अभी डिक्रीज होके कितना बन गया है, 75 बन गया है। अच्छा, देन द डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%, अगर 75% से मुझे इंक्रीज करना है 20%, तो आपको जानना ये जरूरी है कि 75 का 10% कितना है, 75 का 100% कितना होता है, 75 होता है, द नंबर इटसेल्फ होता है। तो 10% कितना हो जाएगा, एक कदम जो पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, मतलब 75 से 10% कितना हो जाएगा, 7.5 होगा। तो अगर 7.5 10% होता है तो 20% कितना है, उसका डबल, मतलब 15। तो 15 क्या, 15 बढ़ रहा है ना, इंक्रीज बाय 20%, मतलब 75 से 15 बढ़ के अभी सैलरी कितना हो गया है, 90 हो गया है। अब आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोला है, इफ हिज इंक्रीज सैलरी इज 6525, मतलब आपको बोल रहा है कि ये जो आप 90 लिख रहे हो, ये तो 90 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो मैंने पकड़ा है, किसने 100 से मैंने शुरू किया है तो 90 आया है, 200 से कोई शुरू करता तो कुछ और आता है ना। तो 90 जो आप एज्यूम करके चल रहे हो वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, 6525 के बराबर है, yes or no? So 1 will be what, 6525 by 90. Alright, लास्ट तक क्या पूछा है आपसे, then the difference between his initial and final salary क्या है। तो इनिशियल सैलरी उसका क्या था, 100 था, फाइनल सैलरी आपके हिसाब से कितना है, 90 है, डिफरेंस कितना है, 10 है। तो आप एक का वैल्यू अगर ये बोल रहे हो तो 10 का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 6525 इंटू 10 बाई 90 हो जाएगा। सो 10 से 9 ये काट कूट के 6525 बाई 9 होगा, यस और नो। तो देखिए अब इसको मैं काटूंगा, 9 7 63, 2 रह जाएगा, 2 18, 4 रह जाएगा, 45, मतलब 5 9 5 45।
तो मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है 725, आपका फर्स्ट ऑप्शन। ये एसएससी सीजीएल में लास्ट ईयर पूछा गया है विद द सेम वैल्यू, सेम डेटा, सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, समझ लेंगे, तो आगे चलते हुए कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या फिर आईपीएस क्लरिकल का भी एग्जाम हो, उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, 3 क्वेश्चन आज हम लोग देख लिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आईबीपीएस पीओ के पेपर में लास्ट ईयर। आईबीपीएस पीओ का जो पेपर है, और जो पेपर में जो काफी सारा शिफ्ट होता है, उस शिफ्ट में जो डिफिकल्ट शिफ्ट लोग बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट बोलते थे डिफिकल्ट शिफ्ट है, उस डिफिकल्ट शिफ्ट में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप देखेंगे डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, हाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जरूरत था, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ बात नहीं था कि आपसे ना हो पाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। विराट स्पेंड्स 75% ऑफ हिज मंथली इनकम। विराट स्पेंड्स 75% ऑफ हिज मंथली इनकम। तो बात इस क्वेश्चन में देखिए बस विराट के बारे में ही हो रहा है। तो विराट के बारे में अगर हो रहा है तो उसका 3 पार्ट में अगर देख लूं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, 3 पार्ट। अच्छा, कोई भी जितना भी उसका इनकम है उसका वो 75% क्या करता है, इनकम का स्पेंड करता है। मतलब 75/100 दैट मीन्स 3/4। ये तो आप लोग जानते होंगे, है ना, इतना बेसिक कैलकुलेशन। चलिए, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर उसका इनकम 4 रुपया है तो वो खर्चा कितना करता है, 3 रुपया। तो 4 से मैं क्वेश्चन को नहीं करूंगा, हम हमेशा जो कैलकुलेशन को हेल्प करेगा ऐसा डेटा लेके क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो अगर उसके पास 400 रुपया होता है तो वो 300 रुपया खर्चा कर देता है, मतलब यही मतलब हुआ इसका। लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच क्या बोल रहा है, along with the salary he also gets an incentive every month which is equals to 5% of his salary। तो उसका सैलरी मैंने कितना माना, 400 माना, उसका 400 का 10% कितना होता है, ऑब्वियसली एक जीरो आप हटा देंगे, मतलब 40। 10% अगर 40 है तो 5% 20 होगा। तो उसको पर मंथ उसको इंसेंटिव कितना मिल रहा है, 20 रुपीज का मिल रहा है। तो ओवरऑल उसको पर मंथ इनकम उसको कितना जनरेट कर रहे हैं, वो सब कुछ मिला जुला के 420 कर रहे हैं। 420 में से अब देखिए बोला गया था कि जितना भी उसका इनकम है उसका 75% वो खर्चा करता है। तो क्या जब तक मैं मान रहा था 400 ही उसका इनकम था, तब तक तो 300 उसका एक्सपेंडिचर है, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा क्वेश्चन में आगे चलते हुए कि एक्चुअल में उसका इनकम तो 420 है, तो 420 अगर है उसका टोटल इनकम, उसका वो 75% खर्चा करेगा। तो 420 अगर इनकम है तो इनकम में किससे दिखाया, यहाँ पे 4 से दिखाया, मतलब 4 का वैल्यू 420 है, ये मैं बोल सकता हूँ। एक का वैल्यू क्या होगा, फिर 105 होगा। एक अगर 105 है तो एक 3 का वैल्यू कितना है, 315 है। ये 3 है क्या, ये 3 ही तो है जो वो खर्चा करता है। तो खर्चा कितना कर लिया, वो खर्चा कर लिया एग्जैक्टली 350, एग्जैक्टली नहीं, हमारे अकॉर्डिंग, हम जिस मेथड से चल रहे हैं, जो एजम्पशन से चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो 315 वो खर्चा करता है आउट ऑफ 420 ऑफ हिज मंथली इनकम। तो वो सेव कितना कर लेता है, सेव पर मंथ वो कर लेता है 105। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। 105 वो पर मंथ सेव कर लेता है। अब देखिए लास्ट तक बोला गया है कि इफ इज एनुअल सेविंग इज 126,000। एनुअल सेविंग आएगा कब, जब मैं मंथली सेविंग को 12 से गुना करूंगा तभी तो आएगा। तो ये कितना है, ये है आपका 126,000, है ना। तो आपसे अब क्या पूछ रहा है वो भी देख लीजिए। पूछा गया है देन फाइंड द इंसेंटिव गिवन टू विराट एवरी मंथ। तो बेसिकली इंसेंटिव उसको कितना मिल रहा है, ये जो 20 पार्ट है यही तो इंसेंटिव है। तो आप यहां से इस इक्वेशन से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे चीजों को, ये कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा आपको 1050 के बराबर मिलेगा ये। तो 105 इज इक्विवेलेंट टू 1050। तो 1 कितने के बराबर होगा, ऑब्वियसली 10 के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है,
1050 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो वन विल बी दिस मच, है कि नहीं। 1 इज इक्विवेलेंट टू 100। सो आपसे पूछा गया था उसको इंसेंटिव के हिसाब से कितना मिला है। इंसेंटिव मैंने देख लिया कि 20 होता है, तो एक अगर 100 है, 20 कितना होगा, 2000 ऑब्वियसली। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर 1 पिक करते और आगे बढ़ जाते। तो ये डिफिकल्ट तो नहीं था बिल्कुल भी, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ आपको बस दिमाग शांत रख के एग्जाम हॉल में स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिडक्ट करना आना चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट हमारा जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है ये, अच्छा बेसिकली ये पहले कहां पे पूछा गया ये भी आप लोग जान लीजिए। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है लास्ट ईयर, ठीक है। तो बोल क्या रहा है ये, द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल शॉट अप बाई 5%, मतलब पहले जितना भी प्राइस हुआ करता था अभी उससे 5% बढ़ गया है। बिफोर द हाइक द प्राइस वॉज 82 पर लीटर, ठीक है। ए मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। तो उसको 3045 ये बात उसको चलना ही है बाई एनी हाउ, है ना। तो और उसका कार का जो माइलेज है वो 15 पर लीटर के है, 15 किलोमीटर पर लीटर है। तो उसको पेट्रोल का रिक्वायरमेंट कितने का है ये हम कर लेंगे क्या, ये हम देख लेंगे क्या यहां से। बेसिक एकदम काट कुट के उसको जाना है 3045, उसका माइलेज है 15 किलोमीटर, उसको फिर जाना कितना है, कितना लेगा, उसको इतना जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत कितना पड़ेगा, 203 लीटर। हमने क्यों निकाला, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस उसका क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और प्राइस से ही क्वेश्चन में खेला गया है, बोला गया है कि 5% बढ़ रहा है, 5% जो भी हो रहा है ऐसा कुछ। तो मैंने कितना पेट्रोल लगता है वो निकाल के रख दिया, ठीक है। तो इनिशियली तो उसको फिर इनिशियली अगर वो 203 लीटर उसको पेट्रोल चाहिए और एक एक लीटर पेट्रोल में उसको खर्चा पड़ जाता है 82 रुपीज करके। तो ओवरऑल इनिशियली उसको इतना पैसा चाहिए होता है। जब प्राइस हाइक के पहले आप समझिएगा बात को, 203 लीटर 82 रुपया पर लीटर के हिसाब से उसका खर्चा फिर इतना है। आप इसको निकालने के, इसका सोल्यूशन पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना रख दो अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये हैबिट आप लोग थोड़ा चेंज करिएगा। आप लोग कैलकुलेशन को पहले ही खत्म, मतलब गुना है बहुत बड़ा है, कोई गुना है बहुत बड़ा, कोई डिवाइड है, उसको पहले ही करके फिर आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उसका मतलब एकदम अल्टीमेट जरूरत ना पड़े उस वैल्यू का, तब तक हम उसको उस सिंप्लीफाई फॉर्म में रखेंगे, गुना के फॉर्म में रख देंगे या फिर डिवाइड के फॉर्म में रखेंगे। आगे जब हम लोग इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे तब आप लोग देखिएगा कैलकुलेशन को किस बस इस छोटा सा जो ट्रिक है इसके मदद से कितना हेल्प मिल जाता है ना। चलिए बहुत हो गया बात। इनिशियली उसको कितना खर्चा पड़ता था, इनिशियल खर्चा उसका इतना पड़ता था, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5% पेट्रोल का जो प्राइस है उसमें राइज अप हुआ है। 5% राइज अप होना मतलब क्या, अभी पहले अगर 100 हुआ करता था अभी वो 105 हो गया है, यही तो मतलब है। तो बेसिकली ये क्या है रेशियो, 21 और 20 का रेशियो है ना। 21 और 20 का ही रेशियो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 20 है वो उसका इनिशियल खर्चा हुआ करता था, लेकिन मेरा इनिशियल खर्चा तो 203 इंटू 82 है। तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि 203 इंटू 82 यही 20 के बराबर है, बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं। तो अगर 203 इंटू 82 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 203 इंटू 82 बाई 20, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए यहां पे पहले तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है व्हाट इज द इंक्रीज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर। इंक्रीज कितना हुआ है, 20 से 21 ही तो हुआ है।
अगर 20 से 21 हुआ है तो इंक्रीज कितना हुआ, 1। मतलब मैं इस इक्वेशन से अगर 1 का वैल्यू बोल देता हूं, वही मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें और एक चीज आपको ध्यान देना था, आपसे पूछा गया था टू दी नियरेस्ट रुपीज, टू दी नियरेस्ट रुपीज। तो अगर मुझे अप्रोक्सीमेशन का भी लिबर्टी देके रखा है क्वेश्चन में, तो मैं ये गुना तो बिल्कुल नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा, है ना। अब अप्रोक्सीमेशन अगर आप लगाएंगे इसमें, तो आप देखिएगा 20 से बराबर एकदम सिंपल सिंपल 200 तक कट के ये कितना बन जाएगा, 10 बनेगा कि नहीं, एटलीस्ट 10 तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन 10 से कुछ ज्यादा बन रहा है, उस ज्यादा को मैं नेग्लेक्ट भी कर दे रहा हूं। नेग्लेक्ट करने से मुझे कितना मिलेगा, 82 इंटू 10 दैट इज 820। मैंने कुछ नेग्लेक्ट किया है ना, कुछ नेग्लेक्ट करके 82 820 का आसपास का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होना चाहिए, प्रॉपर आंसर होना चाहिए। ऐसा कौन सा है, 832 लगाइए, इसको मार्क करिए, आगे बढ़ जाइए पेपर में। आशा करता हूँ ये सब सॉल्यूशन आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग हमारे साथ इस चैनल में जुड़े रहिए। हम लोग हर दूसरे दिन ऐसे ही फ्रीक्वेंट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जहाँ पे हमने जो अपकमिंग आपका एग्जाम है, जो भी है, SBI PO है, IBPS PO है और ACC CGL है, उसमें से जो अरिथमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है, मेनली हमारा फोकस उसमें रहेगा। हम लोग बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए कुछ रीजनिंग का पजल, सिटिंग अरेंजमेंट भी सॉल्व करने वाले हैं, जो लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से इस साल भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। वैसे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इस वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग इस सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहेंगे, अरिथमेटिक और जो रीजनिंग का सिटिंग पजल वाला पार्ट है, ये आपको ये मेरा दावा है कि अगर पूरा का पूरा सीरीज आप देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपका ये सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर पाएंगे अपने मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में। चलिए इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू फॉर watching this video and keep sharing these videos to all your friends who are preparing for government job. चलिए, thanks a lot.